हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने वृद्धि और विकास से संबंधित एक थ्योरी लेक्चर किया हुआ था, उसी से संबंधित आज मैं यहाँ पर आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आई हूँ। ये प्रश्न आपके सीजी टेट और सी टेट में 2026 में पूछे गए हैं, है ना। और 2026 में व्यापम का पैटर्न आप जान रहे हैं, थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से चेंज हो गए हैं। तो उसी पैटर्न पर आधारित है ये, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसका थ्योरी सेशन करना है, थ्योरी सेशन इसे कंप्लीट करना है आपको, तो आप ऐप पर जा करके कर सकते हैं। सीजी मैपोलॉजी करके एक ऐप है, वहां पर जाकर के आप थ्योरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? संज्ञान। संज्ञान से क्या तात्पर्य है? संज्ञान किसे कहते हैं? जैसा कि अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा वृद्धि और विकास का, तो हमने बताया है आपको कि संज्ञान का अर्थ होता है दिमाग, ब्रेन। तो ब्रेन से संबंधित, दिमाग से संबंधित या मानसिक क्षमता से संबंधित जितने भी कार्य किए जाएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? आपके संज्ञान या संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा, पहला देखिए, केवल रटने की शक्ति। तो ये मानसिक क्षमता नहीं है। हाँ, याद रखने की क्षमता जरूर है, लेकिन इसे हम नहीं ले सकते। मानसिक क्रियाएं जैसे कि सोचना, समझना, याद रखना, ये जरूर आएगा, है ना। तो हमारा जो आंसर है इसका संज्ञान का, ये क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। केवल शारीरिक विकास, तो ये इसका सही आंसर नहीं हो सकता। बाहरी व्यवहार, ये भी नहीं हो सकता, है ना। संज्ञान का अर्थ किससे होता है? मानसिक क्षमता से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमको, शिशु की सामैंगिक क्रियाएं यानी कि इमोशनल फंक्शनिंग निर्धारित होती है। किससे निर्धारित होगी? किससे वो प्रभावित होता है? शिशु का जो इमोशनल फंक्शन है वो उसके स्व प्रत्यय प्रकार द्वारा, अपने वातावरण में लोगों के अनुकरण से वह जो सीखता है उसके द्वारा, तीसरा दिया हमको उसके वातावरण में उपस्थित भग्नाशय या फ्रस्ट्रेशन के द्वारा, चौथा दिया हमको माता पिता द्वारा किए जाने वाले उपचार द्वारा। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अपने वातावरण में लोगों के अनुकरण से वह जो सीखता है उसी के हिसाब से उसकी सामवेगिक क्रियाएं क्या होती है? निर्धारित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमको दिया हुआ है, बच्चों के तीसरा प्रश्न हमको क्या दिया हुआ है? बच्चों के लिए शर्ट के बटन स्वयं लगाने हेतु किन संयुक्त क्षमताओं की आवश्यकता होती है? एक बच्चा है, उसको अपने शर्ट का बटन लगाना है ना। तो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसमें जो कि सम्मिलित होगी? तो क्या होगा? हाथ आंख का समन्वय, सही है ये, है ना। हाथ और आंख का जब तक समन्वय नहीं होगा वो बच्चा बटन कैसे लगा सकता है? ठीक है। सूक्ष्म मोटर क्षमता, फाइन मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, इसके बारे में हम और पढ़ चुके हैं। फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल क्या होता है? फाइन का सीधा सीधा अर्थ हम किससे लेते हैं? फिंगर से। तो फिंगर से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगी? फाइन मोटर स्किल। तो बटन लगाना भी एक बारीक काम है ना, तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? फाइन मोटर स्किल की। यानी पहला सही है, दूसरा सही है। स्थानिक जागरूकता, जहां पर वो है उसका प्रेजेंस होना चाहिए वहां पर, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर उसका ध्यान नहीं रहेगा तो वो कहां से बटन लगा सकेगा? सहन शक्ति, तो सहन शक्ति इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा नीचे में से? जे, के और एल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, नवजात शिशु के शारीरिक विकास के अंतर्गत सिर तथा सारे शरीर का अनुपात कितना होता है? सिर का अनुपात कितना होगा और सारे शरीर का अनुपात एक बच्चे में, नवजात शिशु में कितना होता है? तो आपने नवजात शिशु देखा होगा, तुरंत का जन्मा या 2-4 दिन का जन्मा हुआ, उस बच्चे का जो सिर होता है वो बड़ा होता है ना। बाकी जो शरीर होता है उसके अपेक्षा हमको लगता है कि उसका सिर बड़ा है।
तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब नवजात बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका 1/4 हिस्सा, उसके शरीर का 1/4 हिस्सा किस किस रूप में होता है? 1/4 हिस्सा उसका सिर की, हेड की, ठीक है, और बाकी का हिस्सा फिर धड़ और बाकी चीजों में इंक्लूड होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1:4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न दिया है हमको कि जब बच्चा लिखने के लिए कलाई एवं उंगलियों का कलाई एवं उंगली के समन्वय को सीखता है तो वह किस प्रकार को दर्शाता है? हमको ऑप्शन में क्या दिया है? प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास, सेफेलोकॉर्डल विकास, प्रतिवर्त आधारित व्यवहार या फिर भावनात्मक नियंत्रण। तो पहले तो इनको समझते हैं थोड़ा सा कि प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या होता है? ऐसा विकास जो कि केंद्र से चालू होगा और फिर छोर तक जाता है ना। विकास कहां से चालू होगा? केंद्र से, और कहां जाते जाएगा? फिर अलग अलग छोर तक जाते जाता है। जैसे कि सबसे पहले बच्चों का हाथ, है ना, उसके बाद फिर यहां पर उनका कंट्रोल पहले आएगा हाथ में, आर्म्स में, उसके बाद फिर आगे जाएगा और उनकी उंगलियों पे जाएगा। ठीक है, केंद्र से लेकर कहां तक जाएगा? विकेंद्रण होते जाएगा उसका। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास में होता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? कलाई एवं उंगलियों के समन्वय को सिखाता है। तो कौन सा विकास सिखाता है? हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास ही सिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब इसको समझ लेते हैं हम लोग कि ये जो सेफेलोकॉर्डल है ये क्या होता है। सेफेलोकॉर्डल में होता है कि विकास जो है वो सिर से लेकर के पैर तक होता है। इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार होता ये है कि सबसे पहले बच्चा अपना सिर संभालना सीखता है, उसके बाद फिर अपना धड़ संभालना सीखता है, ठीक है, उसके बाद फिर जैसे ही उसमें नियंत्रण करने लगता है वो बैठना सीखता है। बैठने के बाद उसका धीरे धीरे नियंत्रण कहाँ जाएगा? पैरों में जाएगा। पैरों में जाता है तब वो फिर खड़े होना सीखता है। ठीक है, खड़े होना सीख जाएगा, फिर उसका जो नियंत्रण है कहाँ चला जाएगा? उसकी उंगलियों में, पंजों में और उंगलियों में चला जाएगा, जिससे कि वो चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो जो हमारा सेफेलोकॉर्डल विकास है इसके अंतर्गत क्या होता है? विकास सिर से शुरू होता है और पैरों तक जाता है। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल हमने पढ़ लिया कि केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत है, ये बाहर की ओर विकास होता है। चलिए ये दोनों पढ़ लिए। अब ऐसे ही अगर आपको थियरी क्लासेस अटेंड करनी है हमारी, तो आप सीजी मैपोलॉजी करके ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी सीजी मैपोलॉजी पे आपको ये दोनों कोर्सेज शिक्षक भर्ती से रिलेटेड डिस्काउंटेड रेट पर प्राप्त होंगे। ठीक, चलिए आगे हम क्वेश्चंस पे आते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 6वां क्वेश्चन कि संज्ञानात्मक विकास में क्या शामिल है। तो फिर से वही बात, संज्ञान का अर्थ किससे हो जाएगा? मानसिक क्षमता से। तो इन चारों में जो भी मानसिक क्षमता को दर्शाता है उसको हम टिक कर देंगे। तो पहला हमारा क्या दिया गया इसमें? विकेंद्रण। विकेंद्रण यानी पहले समझेंगे फिर उसका विकेंद्रीकरण करेंगे। तो ये भी मानसिक घटना है। ये वस्तुपरक स्थायित्व, ये भी मानसिक चिंतन के अंतर्गत आता है। तर्कयुक्त चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, है ना। पारगमनात्मक चिंतन, ठीक है, तुलनात्मक करेंगे, पारगमनात्मक करेंगे, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, जे, के, एम और एल, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो हमको दिया है कथन और कारण के हिसाब से। ऐसा वाला व्यापम का पहले पीएससी का प्रिय होता था, पहले पीएससी ऐसी क्वेश्चन एकदम छाप देता था। अब क्या करता है व्यापम? उसी को छापते जा रहा है, उसी का पैटर्न को अपना भी उठाते जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल व्यापम में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कथन में क्या है। कथन दिया हुआ है कि बच्चे हाथों हाथ अनुभव
और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। सही बात है, अगर बच्चों को सब कुछ दिख रहा है तो अनुभव से वो जल्दी सीखते हैं। अब इसका कारण क्या दिया हुआ है कि जब बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उनके संज्ञानात्मक विकास में तीव्रता आती है। सही बात है, ठीक है ना। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। क्या जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है? तो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर लॉजिक दे दिया जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास में तीव्रता आती है, ठीक है ना। इसी वजह से वो सबसे अच्छा सीखते जाते हैं अनुभवों के द्वारा। ठीक, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और जो कारण है वो कथन का क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। अगले प्रश्न में आते हैं हम। 8वां प्रश्न हमको दिया हुआ है। 8वां प्रश्न बोलता है कि जीवन की मिथ्या परिपक्वता अवस्था कौन सी है? मिथ्या परिपक्वता, स्यूडो मैच्योरिटी, कौन सी एज को कहते हैं? शैशवावस्था। शैशवावस्था आपका कब होता है? 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच, ये शैशवावस्था में आ जाएगा। बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था पूर्व और उत्तर 2 रूप में इसके बांटते हैं हम लोग। तो 2 से 6 वर्ष में पूर्व बाल्यावस्था आ जाएगा और उत्तर बाल्यावस्था कब आ जाता है? 6 से लेकर के 11 वर्ष में। फिर 11 से लेकर के 19 वर्ष आपका किशोरावस्था आ जाएगा और 19 वर्ष के बाद जो 25 या 28 वर्ष होता है इसके बाद का वयस्कावस्था आ जाता है। बहुत सारी कैटेगरी में हम इसको बांटते हैं ना। तो इसके हिसाब से जो स्यूडो मैच्योरिटी होती है, स्यूडो मैच्योरिटी मिथ्या परिपक्वता, यानी कि बच्चा ऐसे व्यवहार करता है कि वो बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है। तो ये कौन से एज में होता है? ज्यादातर 6 से 11 वर्ष में, यानी कि हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से हमें किस रूप में दिया है? कथन और कारण के रूप में दिया है। तो कथन क्या कहता है? जन्म से मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास चलता रहता है। मानव के विकास में जैविक एवं सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। एकदम सही बात है, कथन एकदम सही कहता है ना। कारण क्या दिया जा रहा है इसका? कि जैविक एवं सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व माता पिता पर होता है। होता तो है, ठीक है, किसका? जैविक का। जैविक का होगा, लेकिन क्या सामाजिक विकास का होगा? सामाजिक विकास का कुछ ही हद तक होगा कि बच्चों को बाहर जाने दे रहे हैं, मिलने दे रहे हैं, बस इतना ही है ना। लेकिन बच्चा जो बाहर के लोगों से सीखेगा, एनवायरमेंट से जो सीखेगा, वो उसके सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा। तो कारण भी अपने आप में सही है, लेकिन जो ऊपर कहा गया है कि जैविक एवं सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसको ये क्या कर दे रहा है? व्याख्या नहीं कर पा रहा है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें मिलान करना है हमको। मिलान क्या करना है कि कौन से अवस्था में बच्चा कैसा बिहेव करता है। शैशवावस्था तो हमने देखा 0 से लेकर के 2 वर्ष। तो ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, उनका ध्यान किसी में नहीं रहता। मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है। उनको बस अपना नीड पूरा होना चाहिए। उनको भूख लगी है तो दूध मिल जाए, खाना मिल जाए, ठीक है, घूमना है तो रो देते हैं, तो घुमा दो तो चुप हो जाते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे क्या होते हैं? आत्म प्रेम की भावना रखते हैं, ठीक है। दूसरा बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था 2 से लेकर के 11 वर्ष के बच्चे बाल्यावस्था में आते हैं और इन बच्चों में जानने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, यानी इनकी जिज्ञासा प्रबल रहती है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जिज्ञासा की प्रबलता। किशोरावस्था, तो किशोरावस्था में हार्मोनल चेंजेस होते जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस के वजह से उनमें काम शक्ति की परिपक्वता हो जाती है। अब प्रौढ़ावस्था, अब सब कुछ तो हो गया, ठीक है, अब उनमें आ जाता है उत्तरदायित्व व्यक्तियों में। तो प्रौढ़ावस्था में नागरिक उत्तरदायित्व का एहसास होने लगता है। ठीक, तो इसके हिसाब से फर्स्ट का थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड हमारे बी ऑप्शन में है, यानी कि ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक कथन दिया हुआ है हमको कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये बात किसने कही थी? तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? स्टेनले हॉल के द्वारा दिया गया।
स्टेनले हॉल को किशोरावस्था, मनोविज्ञान में किशोरावस्था का जो है ना उसका जनक कहा जाता है। चलिए देखते हैं स्टेनले हॉल के बारे में कुछ चीजें जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है कि हॉल को किशोरावस्था मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इन्होंने ही अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम है एडोलेसेंस, इस पुस्तक में उन्होंने किशोरावस्था के बारे में बताया है और ये सिद्धांत दिए हैं क्या क्या, कि तूफान और तनाव का काल होता है ये जो किशोरावस्था रहता है। पुनरावृत्ति सिद्धांत की क्या हो जाता है, मानव विकासवादी इतिहास को दोहराते जाता है। किशोरावस्था की अवधि हॉल के अनुसार 12 से 25 वर्ष को उन्होंने किशोरावस्था माना है। भावनात्मक संघर्ष सबसे ज्यादा होता है, माता पिता से हो या भाई बहनों से हो, या विद्रोही भावना पैदा होने लगता है ना। शिक्षा पर प्रभाव, तो शिक्षा प्राकृतिक रूप से क्या होता है, ये विकसित होने लगता है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो सीख सकते हैं, सीखने के लिए तो बाल्यावस्था है, उसके द्वारा उसके बाद जो पढ़ाई से उन लोग सीखते हैं वो वाला कौन सा अवस्था आ जाता है, किशोरावस्था आ जाता है। ठीक है, ये पुस्तक इन्होंने 1904 में लॉन्च किया था। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है संज्ञानात्मक विकास। फिर से संज्ञान आ गया, संज्ञान जब भी आएगा तो हमको दिमाग से काम लेना है। तो संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि बतानी है हमको। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी कहलाती है, जो हमारा बाल्यावस्था है ना। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था को जब 2 भागों में बांटेंगे तो एक हो जाता है 2 से 6 वर्ष के बीच और एक हो जाता है 6 से 11 वर्ष के बीच। तो यही जो बाल्यावस्था का पूर्व अवस्था है, यही क्या है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया है। तो क्या आ जाएगा इसमें, 2 से लेकर के 6 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि मानी गई है। चलिए आगे देखते हैं। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास, इन सब का विकास किस आयु में होता है, 7 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष या 11 वर्ष। तो इसके हिसाब से जो दिया हुआ है डाटा, उसके हिसाब से इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 11 वर्ष। ठीक है, इसमें जो बाल्यावस्था है वो पीक पर रहेगा, फिर यहाँ से किशोरावस्था चालू होगा। तो जिज्ञासा तो बाल्यावस्था में रहता ही है, तर्क लगाना भी बच्चे सीख जाते हैं और निरीक्षण शक्ति का भी इसमें विकास होने लगता है। फिर किशोरावस्था में उस निरीक्षण का क्या करने लगते हैं, हम लोग परीक्षण करने लगते हैं, प्रयोग कर करके फिर देखने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे का जो प्रश्न दिया है उसमें फिर से हमको एक क्या दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है। तो कथन कहता है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किस अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। सीखने की, विकास की जो तीव्रता है वो, है ना, किसको बोल रहा है, शैशवावस्था के बारे में बोल रहा है। तो इसके बारे में किसने बताया था हमको, वॉटसन ने बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है बोला है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा रुक करके उसके ऑप्शंस को देखिएगा, क्योंकि नहीं को कई लोग इग्नोर कर देते हैं और उस नहीं के चक्कर में 1 नंबर चला जाता है ना। तो नहीं को बड़ा ध्यान से देखना है भाई। चलिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, शारीरिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक विकास होगा ही होगा, मानसिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास, इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो भी होगा। भाषा का विकास इस एज में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये भाषा का विकास किस एज में होता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, कौन सी अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में तो नहीं होता, तो उन दोनों ही अवस्था में से किसी अवस्था में होता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हमको कि बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो थ्योरी सेशन अगर आपने किया होगा तो उसमें हमने पढ़ा है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो कहां से कहां तक चलती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक उसमें कुछ न कुछ विकास होते रहता है, वो कुछ न कुछ सीखते रहता है। तो इसके हिसाब से कहां से चालू होगा,
विकास प्रारंभ होता है जन्म से पूर्व, गर्भावस्था में, गर्भावस्था से पूर्व। अब जन्म कह दिया है तो इसको इस तरीके से समझिए, वॉर्म टू टॉम, है ना, वोम से लेकर के टूम। तो ये कहां से आ जाएगा, हमारे गर्भावस्था से। जब बच्चा गर्भ धारण करता है वहां से उसकी विकास की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे। एक और हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कथन दिया हुआ है। कथन क्या कहता है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह बात किसने कहा, विकास के कारण ही व्यक्ति में क्या होगा, नवीन विशेषताएं आती जाएगी और नवीन योग्यताएं प्रकट होती जाएंगी। ये किसके द्वारा कहा गया है, हेरलॉक के द्वारा कहा गया है। ठीक है, इनके जो भी सिद्धांत है एक एक करके उसके बारे में हम थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे। 18वां क्वेश्चन है आज का, संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है। संवेदी क्रियात्मक खेल, ठीक है, सेंसरी जो एक्टिविटी होती है वो किस अवस्था में खेली जाती है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर युवावस्था में। तो कौन सी अवस्था में सेंस से काम करते हैं, कौन सी अवस्था में काम करेगा, शैशवावस्था में। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इन्फेंसी, बाल्यावस्था। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है। ऐसा कौन सा इन चारों में से है जो कि संज्ञान में शामिल नहीं है, मानसिक चीजों में शामिल नहीं है, भावनाएं, विचार, ध्यान या धारणा। तो विचार आएगा, मानसिक क्रिया ही है, ध्यान भी है, धारणा भी है, एक्सेप्टेंस, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। तो जब तक आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा आप नहीं कर सकते। भावना एक अलग क्रिया है, इमोशंस, है ना, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो आपको इसमें भी ध्यान से देखना है कि पूछा क्या है हमको, कौन सा घटक नहीं है पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भावना इसका सही घटक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, किशोरावस्था वह काल है, कौन सा काल है किशोरावस्था, कौन सी एज को हम लोग किशोरावस्था के अंतर्गत लेते हैं। अभी अभी ही हमने देखा था इसको, है ना। तो किशोरावस्था का काल कौन सा आ जाएगा, 5 से लेकर के 10 वर्ष, 11 से लेकर के 19 वर्ष, 22 से लेकर के 28 वर्ष या 30 से लेकर के 40 वर्ष। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मनुष्य में विकास होता है, मनुष्य में विकास कब होता है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था हमने, होम टू टोम, गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु संज्ञा तक। ठीक है, तो ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के खाली स्थान ब्लैंक के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, असतत स्वरूप के बारे में, रैखिक स्वरूप के बारे में, एकाधिक आयाम के बारे में, अवस्थित, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, यह है व्यवस्थित, व्यवस्थित क्रम के बारे में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, शीर्षगामी सिद्धांत का क्या मतलब है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, है ना। शीर्षगामी सिद्धांत कौन सा है हमारा, प्रॉक्सिमो डिस्टल, केंद्र से लेकर के उसके बाद आगे बढ़ता जाता है। तो ये एक व्यवस्थित क्रम है, एक के बाद एक के बाद एक घटना होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, व्यवस्थित क्रम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला 23वां क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया है इसका, विकास वृद्धि का पर्याय है, विकास वृद्धि से बनता है, तो गलत है ये, है ना। वृद्धि जो है वो विकास का भाग होता है। हमने एक डायग्राम से समझा था इसको इस तरीके से, ये है पूरा हमारा विकास, वेन डायग्राम अगर बनाए तो, और इसके अंतर्गत रहता है क्या, वृद्धि, यानी वृद्धि जो है वो विकास का भाग। विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है नहीं,
विकास बिना किसी पैटर्न के अनियमित तौर पर प्रकट होता है क्या? तो ये भी गलत है। अनियमित तौर से तो नहीं होता, एक सीक्वेंस होता है, उसमें एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर से वो चलता है विकास जो है। विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। सर क्या हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है? सर्वांगीण विकास पढ़ते हैं हम लोग, है ना। सर्वांगीण विकास यानी बहुदिशात्मक है और बहुआयामी भी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 24वां प्रश्न, ब्लैंक विकास के उस समय को संदर्भित करता है या करते हैं जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो एक इसके अंतर्गत क्या आ जाए कि ऐसा हमको अवधि बताना है, ऐसा कार्य कुछ बताना है ऐसा जिसमें बोला जाए कि वो ना एकदम तत्पर रहेगा उस कार्य को करने के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में भविष्य में जाकर के हो सकता है कि उसको नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उस कार्य को करेगा, तो वो कैसी अवस्था होती है जिसमें वो बच्चा रेडी हो जाता है वो करने के लिए? तो वो विकासात्मक प्रतिमान है क्या? नहीं। विकासात्मक कार्य है क्या? नहीं। जो नुकसान है वो विकास में नहीं गिना जाएगा। संवेदनशील अवधि और समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन क्या होता है? एक होता है क्या मैं कार्य कर सकता हूं, और एक होता है क्या मैं कार्य नहीं कर सकता। इसके बीच का ये जो होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी कि थोड़े से मोटिवेशन से थोड़ा सा उसको कोई अगर धक्का दे दे तुम कर सकते हो वाला, तो वो कर सकता है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं आ जाएगा। तो कौन सी अवस्था इसमें आ जाएगी? संवेदनशील अवधि। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कथन दिया हुआ है, उसके बारे में बताना है कि वो निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ पैर की तुलना में टांग और बाह तेजी से बढ़ते हैं। हाथ और पैर की तुलना में क्या बढ़ता है? टांग और बाह, है ना। शोल्डर, आर्म्स और लेग्स ये जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। ये किसको दर्शाता है? इसमें से कौन सी चीज है जिसको दर्शाता है? वो समीप दूराभिमुख सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। इसमें से कौन सी अवस्था है जिसको सबसे मतलब कि ये जो कथन है वो सेटिस्फाई करता है? तो हमने देखा है कि पहले क्या होगा, उसके आर्म्स में आएगा, है ना। आर्म्स से फिर उंगलियों पे नियंत्रण जाता है, ये पढ़ा है हमने, है ना। ये किसमें होता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि समीप दूराभिमुख, समीप आकर के फिर दूर जाना, इस वाले सिद्धांत में। ठीक है, शीर्षगामी सिद्धांत यानी कि शीर्ष लेकर के नीचे तक जाना, ये किस में आता है? सेफेलोकॉइडल में आता है। केंद्रीकरण सिद्धांत यानी कि सबको एक ही में मर्ज कर देना, और एकीकरण का सिद्धांत तो सबको एक कर देना, है ना। ये सब सिद्धांत के बारे में हम थ्योरी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के ये 25 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो वृद्धि और विकास से संबंधित थे। इसमें सी टेट का क्वेश्चन है आपका, सीजी टेट का क्वेश्चन है 2026 का, 2024 का। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको बाद में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएंगे। एक एक वीडियो के साथ में आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जो भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन पे पूछिए या कांटेक्ट करके पूछिए। और अगर थ्योरी क्लासेस अटेंड करनी है तो सीजी मैपोलॉजी जो ऐप आपको बताया गया है वहां से आप थ्योरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले हमारे एमसीक्यू सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।